हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पार्ट सेकंड देखेंगे। इस पार्ट में हम जो सेक्शंस का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस एक्ट में 14 पार्ट हैं जो हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किए थे। 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। 5 शेड्यूल्स पर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम जो एग्ज़ाम के मुताबिक, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सेक्शंस का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पिक एंड चूज़ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला सेक्शन इसमें आता है पार्ट फर्स्ट में, जो सेक्शन आता है प्रिलिमिनरी। इसमें दो सेक्शंस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेक्शन 1 ये डील करता है शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन को। इसमें नेम ऑफ एक्ट का नाम दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें सेक्शन 1 में क्या दिया गया है? नेम ऑफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब बताया गया है। मीनिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, यहाँ पर ये दो पोर्शन ख़त्म होते हैं। उसके बाद एससी और एसटी का भी इसमें जिक्र है, जो आर्टिकल 341 और 342 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। पार्ट सेकंड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पार्ट सेकंड के अंदर आता है। इसमें 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये सेक्शंस हैं। 3 से लेकर 7 सेक्शन तक आते हैं। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, इसमें लद्दाख यूटी की बात करते हैं, जिसमें कंप्राइज होता है करगिल और लेह। इस सेक्शन के तहत ये कहा गया है कि जो लद्दाख की यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अब सेक्शन 4 में क्या आता है? जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज करता है अदर डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट लेह और करगिल, क्योंकि लेह और करगिल जो सेक्शन 3 के अंडर आता है यूटी ऑफ लद्दाख के तहत। तो सेक्शन 4 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात की जाती है, उसमें विद लेजिस्लेचर। ठीक, इसमें जो लद्दाख का यूटी है, इसमें ये किस मॉडल पर है? ये चंडीगढ़ मॉडल पर है। 239 आर्टिकल के तहत जो चंडीगढ़ का मॉडल बनता है उस यूटी के तहत है। सेक्शन 4 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, ये किस मॉडल पर है? पुडुचेरी की मॉडल पर है। 239A के तहत आता है ये, आर्टिकल 239A। सेक्शन 5 हमें बताता है, सेक्शन 5 में क्या है कि जो स्टेट का गवर्नर था, रिप्लेस द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है और जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बताता है। सेक्शन 5 में गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये अंडर आर्टिकल 239 के आता है। ठीक है, इसको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक, अब अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर जो था पहले सत्यपाल मलिक था। जब यूटी बन गई तो पहले जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा गिरीश चंद्र मुर्मू, और उसके बाद मनोज सिन्हा आ गए। मनोज सिन्हा की जो इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी 7 अगस्त 2020 को हुई थी। उसके बाद आज तक मनोज सिन्हा ही जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख यूटी की अगर बात करें तो आर के माथुर जो हैं वो 31 अक्टूबर 2019 से अभी तक वो है अपने ओहदे पर बरकरार है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पहला गवर्नर कौन है, तो करण सिंह था।
30 मार्च 1965 से लेकर 15 मई 1967 तक। यहाँ तक ये फैक्ट्स हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन 6 की, सेक्शन 6 में क्या आता है, अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसकी अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 6 के तहत आती है। इसमें क्या है, एंट्री 15 जो है वो डिलीट हो जाती है, जिसमें स्टेट की बात की जाती है। एंट्री 9 और 8 और 9 ऐड की जाती है, ठीक है। अब सेक्शन 7 की बात हम करेंगे। ये क्या करता है, रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अल्टर द नेम बाउंड्री ऑफ एनी एरिया, नो इफेक्ट टू पावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ड्यू टू द अबव सेक्शन। तो इसमें क्या है, सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका नाम अल्टर किया जाएगा, चेंज भी हो सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, जो डिलिमिटेशन कमीशन के तहत बाद में हुआ। तो ये सेक्शन 6 के अंडर आता है, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ द नेम एंड बाउंड्री, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब पार्ट 3 में क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर। ये कितने सेक्शन है, सेक्शन 8 से लेकर 57 सेक्शन तक। अब इसमें कौन कौन सा हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। सेक्शन 8 और 9 डील किससे करता है, राज्यसभा से, डील किससे करता है, राज्यसभा से। सेक्शन 8 और 9, सेक्शन 8 जो करता है वो अमेंडमेंट टू द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको, उसमें अमेंडमेंट होती है। सेक्शन 9(1) के तहत क्या होता है, 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट। अब चूँकि जम्मू एंड कश्मीर में जो राज्यसभा की 5 सीटें थी, उसमें से 4 सीटें जम्मू एंड कश्मीर को, यूटी को मिली, और 1 सीट जो है वो इसको यूटी ऑफ लद्दाख को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9(2) के तहत क्या आता है, नो चेंज इन टर्म ऑफ सिटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इनकी टर्म 5 ईयर थी, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें 5 ईयर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब सेक्शन 10, 11 और 12 ये डील करता है किससे, लोकसभा से। 8 और 9 किससे डील करता है, राज्यसभा से। और 8, 10, 11 और 12 ये डील करता है लोकसभा से। यहाँ तक समझ आ गई। सेक्शन 8 और 9 डील करता है राज्यसभा से, सेक्शन 10, 11 और 12 करता है ये लोकसभा से। और ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब सेक्शन 10 की अगर हम बात करें, सेक्शन 10 में क्या आता है, 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। 5 सीट्स किसको मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर को। 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर 4 सीट्स जो एलोकेट की जाती थी राज्यसभा को 9(1) के तहत, 9(a) के तहत, वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 10 में क्या बात हो रही है, 5 सीटें मिलती हैं किसको, यूटी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 सीट मिलती है लद्दाख यूटी को, लोकसभा सीट। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 9 सेक्शन के तहत जो है 4 सीट्स टोटल थी, तो 4 सीट जम्मू एंड कश्मीर को ही है, इसमें राज्यसभा सीट लद्दाख को नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम 11 सेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर 5 सीट 10 सेक्शन में के तहत किसको आई, 5 सीटें जम्मू एंड कश्मीर यूटी को, और 1 सीट लद्दाख को मिल जाती है लोकसभा की। अब सेक्शन 11 में क्या आता है, डिलिमिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो डिलिमिटेशन है किस सेक्शन के तहत है, 11 सेक्शन के। कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 1976 के तहत। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन रिलेटेड टू लोकसभा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। सेक्शन 12 में क्या होता है, सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा
कितने मेंबर्स होंगे लोकसभा में, वो सेक्शन 12 बात करता है। सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 56 के तहत डील करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसमें यूटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात होती है 13 से लेकर 56 तक। सेक्शन 13 डील करता है प्रोविजन कंटेंट इन आर्टिकल 239A जो आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। सेक्शन 13 के तहत पुडुचेरी मॉडल के तहत आती है। 14(1) के तहत जो सेक्शन है ये डील करती है अंडर आर्टिकल 239A के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर हम 239A की बात करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर जो है पुडुचेरी के तहत आ जाता है। और इसी आर्टिकल के तहत लेकिन सेक्शन 14(1) के अंडर आता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फिर 14(2) के तहत आता है सेक्शन 14(2) हमारे बताता है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किस सेक्शन के तहत आती है जम्मू एंड कश्मीर की? 14(2) के तहत। 14(3) नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होंगी? 107 होंगी। ये 14(3) की बात करता है। और इसी में 14(4) अगर हम बात करें 24 सीट्स जो है 14(4) सेक्शन 14(4) ये सीट करता है वैकेंट सीट जो है वो रखता है रिमेन वैकेंट्स फॉर पीओ के। 14 सेक्शन 14(4) के अंडर ये कहा गया है कि जो 24 सीट्स हैं जो वो वैकेंट रहेंगी, खाली रहेंगी, किसके लिए? पीओ के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो इस तरह से हमारी पास अगर टोटल सीट्स थी 107, उसमें से 24 सीट्स कहाँ चली जाती हैं? पीओके के लिए। तो हमारे जो इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कितनी सीट्स पर यहाँ अभी होंगे? 83 पर। टोटल सीट 107 थी, उसमें से 24 चले गई पीओके के लिए जहाँ पर इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सीट अब कितनी रहेगी जिन पर इलेक्शन होगा? 83। बाकी 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेट करता है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा आप। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें 107 सीट्स की, इसमें भी कहा गया है कि हम और कुछ सीट्स ऐड करेंगे, 7 प्लस करेंगे 7 जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद किया गया है। तो वो टोटल सीट्स अब कितनी बन जाती हैं हमारे पास? हमारे पास 114 सीट्स बन जाती हैं। 114 सीट्स जिसमें से हम 24 को निकाल देते हैं तो 90 सीट्स पर हम जो है इलेक्शन करेंगे। उसके बाद 14(6) अंडर सेक्शन 14(6) के तहत जो है वो एससी और एसटी की सीट्स लोकसभा में रिजर्व कर दी गई है। किसके लिए? एसटी और एससी के लिए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। तो सेक्शन 15 के अंडर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा अगर उसे ये लगता है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में नहीं जो है जो सही जो है रिप्रेजेंटेशन अगर उसे लगता है कि इसमें कमी है वुमेन्स की तो वहाँ पर वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा अंडर सेक्शन 15 के तहत। तो यहाँ पर समझ आ गई है हमारे पास टोटल सीट्स कितनी थी? 107, जिसमें से 24 पीओके के लिए रिजर्व होगी अंडर सेक्शन 14(4) के तहत। तो हमारे पास 83 सीट्स बची हैं। अब चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी फाइनल हो गई है तो वहाँ पर 7 सीट्स दी गई हैं, जिसमें से 6 सीट्स जो है जम्मू डिवीज़न को मिली है और 1 सीट कश्मीर डिवीज़न को मिली है। तो टोटल 7 सीट्स, तो 83 + 7 हो जाता है 90। हमारे पास जो इलेक्शन के लिए है वो 90 सीट्स अब रिक्वायर रहेंगी। सेक्शन 16 के तहत क्या है? अंडर सेक्शन 16 की हम बात करें उसमें क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, यानी उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और
साथ में वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, यानी फॉरेनर यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अब सेक्शन 17 के तहत जो हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 5 साल का उसका ड्यूरेशन रहेगा, टर्म उसकी 5 साल रहेगी, क्योंकि जब स्टेट होती थी तब इसका टर्म क्या थी, ड्यूरेशन क्या था टर्म का, वो 6 ईयर था। अब इसको सेक्शन 17 के अंडर 5 ईयर्स कर दिया गया है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको लाया गया है। ये कब से कब तक रहेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग एंड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, तो ये जब इनकी पहली मीटिंग हुई उससे उस टाइम से लेकर आने वाले 5 साल तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन इसको क्या किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी अगर यूटी में लग जाती है उस वक्त उसके तहत इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 352, उसके तहत। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 की अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक फिट, बट 6 months shall not be intervene between the last sitting। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडर सेक्शन 18 के तहत, वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह जो लेजिस्लेटिव असेंबली को मीटिंग के लिए बुला सकता है, लेकिन उसके दरमियान जो है 6 मंथ का फासला होना ज़रूरी है। सेक्शन 19 जो बात करती है वो करती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर जो है और उसका डिप्टी स्पीकर यानी सेक्शन 19 हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुतल्लिक जो है हमें बताता है सेक्शन 19। सेक्शन 21, अब देखो बीच में से हमने कुछ सेक्शंस को छोड़ दिए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप उसको भी रिवीजन कर सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो, मैं आगे नोट्स में आपको दे दूंगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है शेल एड्रेस इन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेक्शन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन। सेक्शन 21 ये इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये राइट देता है कि वो हर जनरल इलेक्शन के शुरुआत में सेक्शन ले वहाँ पर एड्रेस करे उस सेक्शन में, और एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर, और या फिर हर साल भी वो एड्रेस कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, या फिर हर जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी कर सकता है। 24 सेक्शन 24 के अंडर क्या आता है, ओथ एंड एफर्मेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलएज। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनकी ओथ एंड एफर्मेशन होगी, कौन ले गए, ये भी बिफोर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। 25 सेक्शन द स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस बट हैव कास्ट हिज वोट इन द केस ऑफ टाई। 25 सेक्शन हमें क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होगा वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगा, लेकिन कब तक, अगर उस हाउस के अंदर ऐसी वोटिंग हो जाए जिसमें टाई अप हो जाए, यानी मुखालफत और इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में अगर वोट बराबर के आ जाते हैं, टाई अप हो जाते हैं, तब स्पीकर को ये राइट है कि वो किसी एक पार्टी की तरफ जो है वो ग्रुप की तरफ वोट करके उसका जो है रिजल्ट पूरा कर सकता है। सेक्शन 27 इसमें बताता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी ऑफिस को अगर वो प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करता है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, अपनी यानी अपने जो ओहदे से वो बरतरफ हो जाएगा। सेक्शन 28 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है, जिसमें 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही आता है। अब सेक्शन 32(1) के तहत क्या आता है, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड
in the state list in the 7th schedule except entry 1 and entry 2। entry 1 में पब्लिक ऑर्डर आता है और entry 2 में क्या आता है, पुलिस आता है। यानी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के इन दो एंट्रीज को छोड़कर जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज है जो है वो यूटी के अंडर बना सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इन लेजिस्लेटिव एमएलए जो हमारे हैं वो इन अंडर सेक्शन 32(1) के तहत ये दो जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है इसके लिए कानून नहीं बना सकते, बाकी सब सब्जेक्ट्स पर बना सकते हैं जो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। सेक्शन 36 ये रिकमेंडेशन है ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मनी बिल। मनी बिल की बात करता है सेक्शन 36। इसमें जो रिकमेंडेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़रूरी है। अब सेक्शन 39 इसमें क्या है, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज एसेट्स और विद होल्ड हिज एसेट्स और रिटर्न द बिल। अब प्रेसिडेंट जो है सेक्शन 39 के तहत अपनी राय दे भी सकता है और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख सकता है, विद हेल्ड रख सकता है, या इसको उस बिल को रिटर्न कर सकता है, वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकता है। सेक्शन 41 के तहत क्या आता है, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, बजट की बात करता है, लेट डाउन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें सेक्शन 41 के तहत जो है बजट को डिस्कस किया जाएगा, ये गवर्नर करेगा। सेक्शन 47(1) के तहत क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अडॉप्ट वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। यहाँ पर सेक्शन 47(1) सेक्शन के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 53 इसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनको जो है 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सेक्शन 53 की बात करता है। सेक्शन 54 जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को। जब यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे तो जब चीफ मिनिस्टर की बारी आएगी, उसको अपॉइंट करने की बारी आएगी, तो उसको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्शन 54 के तहत करेगा। सेक्शन 54 चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। 57 डील करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। 57 सेक्शन किसको डील करता है, लेफ्टिनेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। 57(1) के तहत एबोलिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि 57 जब स्टेट की बात अगर करते थे वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल था, अब नो मोर MLCs, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब डिसॉल्व कर दिया गया है अंडर सेक्शन 57(1) के तहत। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है किस सेक्शन के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया। अब एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस सेक्शन के तहत किया गया है, तो वो 57(1) के तहत किया गया है। पार्ट 4 की अगर हम बात करें, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करेगी, उसमें सेक्शन जो है 58 सेक्शन बात करता है इसके लिए। सेक्शन 58 अंडर पार्ट 4 सेक्शन 58 के तहत, सेक्शन 58 के तहत ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें जो किस आर्टिकल के तहत जो है एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 239 आर्टिकल के तहत सेक्शन 58 की बात करता है। इसमें 239 आर्टिकल क्या बताता है, ये चंडीगढ़ मॉडल के बेस पर जो है यूटी ऑफ लद्दाख को रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा गया है। यूटी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट of acting such extent as he think fit through the lieutenant governor to be appointed by him under article 239। अब पार्ट 5 में क्या है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, सेक्शन 59 से 64 तक है।
इस पर हम डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे, इसमें हम बताएंगे आपको डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल से थोड़ा हम बताएंगे आपको, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट जो है डिलिमिटेशन कमीशन की भी आ गई है, उसी के तहत हम वीडियो बनाएंगे। अंडर ये सेक्शन इसमें 59 से लेकर 64 तक हैं, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। सेक्शन 61 के तहत क्या, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 से लेकर 114। इसमें 7 सीटें और ऐड की गई हैं, जिसमें 6 सीट जो है वो जम्मू डिवीज़न को है और 1 सीट जो है वो लद्दाख इसको यूटी ऑफ कश्मीर डिवीज़न को है। तो यहाँ पर हम जो है इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर एक नई वीडियो बनेगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस वीडियो को भी हम लाएंगे। ये सेक्शन 61 के तहत है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज़ की जाएंगी 107 से लेकर 114 तक। उसके बाद पार्ट 7 में है मेसिलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, 67 से लेकर 64 सेक्शंस हैं। इसमें ये 73 सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रेसिडेंशियल रूल किस आर्टिकल के तहत लगता है, 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया जा सकता है अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाता है या दूसरी और कोई वजह होती है, उसके तहत प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट 8 जो है वो डिस्कस करता है हाई कोर्ट को। इसमें सेक्शन 75 से लेकर 78 तक यानी 3 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 71 ए के तहत हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके बाद सेक्शन 9 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 79(1) सेक्शन है। इसमें ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस शख्स को फिट समझेगा, क्वालिफाई समझेगा टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कि वो शख्स जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, उसको एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जा सकता है। यहाँ तक ही हम आज वीडियो रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो सेक्शंस हैं वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर दी हैं। अगर आपके पास टाइम है हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उससे देखकर अपने जो स्टडीज़ को और भी उसमें इजाफा कर सकते हैं। अगली वीडियो हम लाएंगे शेड्यूल्स ऑफ जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो 5 शेड्यूल्स हैं उन पर हम वीडियो लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।